हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग क्लास 11th में पॉलिटिकल साइंस विषय को पढ़ेंगे। क्लास 11th में दो पेपर्स है, पॉलिटिकल साइंस के दो पेपर्स, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट का सारे चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं और अब पेपर 2 को शुरुआत किए हैं। पेपर 2 में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, यानी अध्याय 2, जिसका टॉपिक है स्वतंत्रता। जानेंगे स्वतंत्रता क्या है, कितनी प्रकार का स्वतंत्रता होता है, इसका टाइप्स को पढ़ेंगे और फिर किसे स्वतंत्रता प्राप्त है और किस प्रकार से स्वतंत्रता हमें मिली है, कहाँ से मिली है, ये सारे जो है एक एक करके आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता क्या है, इसे हम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि स्वतंत्रता को प्रतिबंधों और सीमाओं के अभाव के रूप में माना जाता है। स्वतंत्रता और इसका अपोजिट क्या होता है, परतंत्र, यानी कि गुलाम। तो कहा जाता है कि स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता हम कहते हैं जहाँ पे प्रतिबंधों का अभाव होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, तो इसे जो है हम लोग स्वतंत्रता कहते हैं। इसे मानव के जो चाहे तो करे, लेकिन अधिकार का पर्यायवाची भी इसे समझा जाता है। जैसे कि हम स्वतंत्र हैं और फिर अधिकार एक होता है कि हाँ, हमें घूमने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, मतलब कुछ भी करने का जो अधिकार होता है, तो इसका पर्यायवाची माना जाता है कि स्वतंत्रता जो है अधिकार का पर्याय है। ठीक है, तो स्वतंत्रता मेन रूप से है कि किसी प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि जो भी हमें प्रतिबंध लगाया जाता है, तो ये स्वतंत्रता नहीं है। किसी भी प्रकार का हमें प्रतिबंध नहीं लगावे, यानी जिसकी कि कोई सीमा नहीं हो, तो ये जो है स्वतंत्रता कहा गया है। लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्रता जिसकी कि कोई सीमा नहीं हो, तो ये भी जो है, इसे हम स्वतंत्रता का दूसरा रूप कह सकते हैं। तो इसे जो है हम लोग आगे जो है टाइप में जानते हैं कि किस प्रकार से जो है ये सीमा का जो अभाव कहा गया है। हॉब्स ने इसे कहा है कि जो चाहो सो करो। ये स्थिति को स्वच्छंदता की स्थिति कहा है। हॉब्स ने इस प्रकार की स्वतंत्रता को कि जो चाहो सो करो, जो मन करे सो करो, इस प्रकार की स्वतंत्रता को हॉब्स ने स्वच्छंदता का नाम दिया है, जो कि प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वतंत्रता का अर्थ है मानव को उस कार्य को करने का अधिकार जो वह करने के योग्य है। व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और ऐसी परिस्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, इसे जो है हम स्वतंत्रता कहते हैं। ये जो है हॉब्स के मत के अनुसार है। वार्कर ने कहा है कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं के साथ जुड़ी हुई है। ये ज्यादा सटीक लगता है। इन्होंने कहा है कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं के साथ जुड़ी हुई है। जैसा कि हॉब्स ने कहा है कि जो चाहो सो करो, जो मन करे सो करो, क्योंकि स्वतंत्रता का सामान्यतः जो अर्थ है वो है कि किसी भी तरह के प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन रुको, सीमा है। अगर सीमा नहीं रहेगा तो फिर कहाँ हम चले जाते हैं, प्राकृतिक, यानी कि
शुरुआती युग में चले जाते हैं, जिसमें कि जहाँ पर कि ना कोई कानून था, ना राजा था, ना राज्य था, ना मतलब किसी भी तरह का कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। तो उस समय जो है स्थिति भी बहुत खराब थी, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। पौराणिक युग में चले जाइए तो उस समय जो है प्रतिबंधों का कहिए अभाव, तो उसमें कोई मानव को उतना बुद्धि भी नहीं था। बस कमाओ खाओ और जितना मतलब कि जितना ताकत है वो ताकत लगा करके जो है अपना किसी को मार करके भी खाओ, किसी को अगर तुम्हें ताकत है और किसी को नहीं है तो उसको मार करके जो है ये करो। यानी कि सीमा का अभाव, प्रतिबंध ऐसा कि जिसकी कोई सीमा नहीं हो। तो इसे जो है इसी प्रकार के स्वतंत्रता को हॉब्स ने समर्थन किया है कि जो चाहो सो करो, लेकिन वार्कर का कहना है कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं के साथ जुड़ी हुई है। मान लिया जाए कि हमें रोड पर घूमने का अधिकार है, अब हम रोड पे चल रहे हैं क्योंकि हमें ये अधिकार है, हम क्योंकि हम स्वतंत्र हैं और हम रोड पर कुछ भी कर सकते हैं, रोड को हम छेक भी सकते हैं। किसी भी सड़क पे हम गए निकले और किसी अन्य व्यक्ति को हम नहीं जाने देंगे क्योंकि ये हमें अधिकार है। और वैसा अधिकार है स्वतंत्र, वैसी स्वतंत्रता प्राप्त है जिसकी कोई सीमा नहीं हो, विदाउट सीमा का। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि हम किसी अन्य व्यक्ति को चलने से मना कर देंगे। तो ये वही हुआ कि प्रतिबंधों का अभाव, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, वैसी स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। लेकिन वार्कर ने कहा है कि नहीं, व्यक्तियों की स्वतंत्रता वही है जो अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ जुड़ा हो। यानी कि अगर हमें अधिकार है रोड पर सड़क पर चलने का, तो अन्य व्यक्तियों को भी चलने का अधिकार है। जैसे कि सड़क पर जो गाड़ी चलती है, पब्लिक गाड़ी जो चलती है जिसपे जो सवारी को ढोता है, तो सवारी ढोने वाले जो गाड़ी जो चलाते हैं वो टैक्स देते हैं सरकार को। लेकिन दूसरा गाड़ी जो भी चलाता है, पब्लिक गाड़ी, दूसरे व्यक्ति जो चला रहा है वो भी टैक्स देता है। तो इसीलिए वो एक आदमी चलेगा तो दूसरा भी चलेगा, तीसरा भी चलेगा, चौथा भी चलेगा। ये अधिकार है, ये स्वतंत्रता है, यही स्वतंत्रता है और यही स्वतंत्रता होना चाहिए। इसीलिए आगे स्वतंत्रता को 2 पार्ट में बांटा गया है। आइए हम जानते हैं। आयाम कहिए या फिर टाइप कहिए कि स्वतंत्रता के 2 आयाम है, 2 टाइप्स है, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता है कि नकारात्मक भाव में इसका यह अर्थ है या इसका यह निहितार्थ है, यानी कि निहित प्लस अर्थ। तो निहितार्थ या अर्थ कहिए सामान्य रूप से, जहां एक संभव हो प्रतिबंधों का अभाव हो। यानी कि नकारात्मक भाव वही है जहां तक संभव हो प्रतिबंधों का अभाव हो, यानी जहां तक आपको संभावना है तो वहां तक जो है प्रतिबंध का अभाव होना चाहिए। क्योंकि प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करते हैं। अब कहा गया है कि प्रतिबंध जो है, जो रुकावट है, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करते हैं। इसीलिए इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट हो और व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो। ये है नकारात्मक स्वतंत्रता, यानी निगेटिव लिबर्टी। इसका समर्थन किया है जॉन स्टुअर्ट मिल यानी J.S. मिल, F.A. हायक। इन 2 व्यक्तियों ने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। इनका कहना है कि प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। अगर अभाव नहीं रहेगा तो ये व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है
उसमें कटौती होगी। अब आइए हम सकारात्मक स्वतंत्रता को जानते हैं। नियमों व कानूनों के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था जिससे मनुष्य अपना विकास कर सके, यह है सकारात्मक स्वतंत्रता। इनका कहना है कि नियम होना चाहिए और कानून होना चाहिए। नियम और कानून के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था हो जिससे मनुष्य अपना विकास कर सके। अगर नियम और कानून अगर है तो जो हमें प्राप्त होगा स्वतंत्रता, वही किसी अन्य व्यक्ति को भी होगा, और उसके बाद हम किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हम नहीं कर सकेंगे। वही स्थिति आज है कि चाहे वो बहुत बड़ा पोस्ट वाले व्यक्ति क्यों नहीं हो, नेता हो या प्रशासनिक पदाधिकारी क्यों नहीं हो, वो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग अपने दायरे में रह करके करेंगे। तो इसीलिए इसे सकारात्मक स्वतंत्रता कहा गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या सकारात्मक स्वतंत्रता सही है या नकारात्मक स्वतंत्रता सही है। कैसी स्वतंत्रता की आप इच्छा रखते हैं, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिबंध अनिवार्य है, क्योंकि राज्य यानी सरकार, राज्य से मतलब होता है सरकार, कि अगर सभी का कल्याण का लक्ष्य अगर लेकर के सरकार या राज्य चल रही है तो उस समय प्रतिबंध अनिवार्य है। वो स्वच्छंदता वाला स्वतंत्रता नहीं चलेगी। तो मानव समाज में रहता है, क्योंकि मानव जो है एक समाज में रहता है, उसके कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, इसीलिए इसका जीवन बंधनों द्वारा विनियमित होना चाहिए। ठीक है, कि मानव जो है समाज में रहता है, समाज भी कई परिवारों को मिलकर बनता है। तो अगर एक परिवार में एक आदमी को पूरी तरह से असीमित स्वतंत्रता अगर दिया जाएगा तो फिर दूसरे को प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए समाज में क्या होता है कि सबको ले के चलने का जरिया होता है। तो उस समय ये निगेटिव लिबर्टी काम नहीं आएगा। तर्कयुक्त है कि बंधनों की उपस्थिति, इसका समर्थक है टी.एच. ग्रीन और ईसा वर्लिन है। ये दो जो हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। अब आइए जानते हैं उदारवादी बनाम मार्क्सवादी धारणा। जो उदारवादी माइंड के हैं, ठीक है, और जो मार्क्सवादी धारणा के हैं, दोनों जो है ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम का पक्ष लिया है। यानी कि उदारवाद यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता होना चाहिए, और राज्य के न्यूनतम पक्ष का मतलब है कि राज्य यानी सरकार को कम से कम अपना जो है कानून को लोगों के ऊपर लादना चाहिए। यानी जो है मनुष्य को थोड़ा सा ज़्यादा जो है फ्री रहना चाहिए, फ्रीडम चाहिए, मनुष्यों को जो है फ्रीडम चाहिए। तो सरकार को जो है यानी राज्य को जो है न्यूनतम प्रतिबंध लगाना चाहिए, इसका ये मतलब है। लेकिन यहाँ पे लेकिन है कि अब जो है कल्याणकारी राज्य की भूमिका को लोग स्वीकार करते हैं। कल्याणकारी राज्य का मीन्स हो गया कि लोगों में बहुत ज़्यादा असमानता हो गया है। ये असमानता लोक कल्याणकारी राज्य यानी लोक कल्याणकारी राज्य में यानी लोगों का कल्याण के लिए जो भी सुविधा हो या जो प्रक्रिया अपनाना पड़े वो सरकार अपना करके अगर काम करती है तो वहाँ पर क्या होगा कि असीमित स्वतंत्रता का अभाव होगा। और मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है, इसीलिए असीमित यानी नेगेटिव लिबर्टी यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, अब है कि सकारात्मक उदारवादी, इसमें है लॉक, हॉब्स भी है, लॉक और लास्की है। ये समर्थन करते हैं कि कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
कानून जो है या रूल रेगुलेशन जो भी है वो हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षा करता है। मान लीजिए कि हमें असीमित स्वतंत्रता प्राप्त है, हमने किसी का गला काट दिया या हमने किसी को मार डाला या कुछ भी कर दिया, किसी की मृत्यु कर डाली, तो वहाँ पर अगर रूल रेगुलेशन नहीं है तो हमें जो स्वतंत्रता मिली है ये असीमित स्वतंत्रता, और जिसको हमने मारा फिर उसकी स्वतंत्रता कहाँ गई। अब उसका जो न्याय होना चाहिए वो न्याय किस प्रकार से होगा, तब क्या होगा कि रूल रेगुलेशन होना वहाँ पर आवश्यक है। सार्वजनिक हित में व्यक्तियों को सर्वोत्तम विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उचित प्रतिबंधों का समर्थन है। यानी कि सभी का अगर हम हित चाहते हैं और व्यक्ति के सर्वोत्तम विकास चाहते हैं और विकास के अवसर को उपलब्ध कराना हम चाहते हैं, तो उचित जो होना नहीं कहता है कि ये काम करना उचित है और ये काम करना अनुचित है। तो कहा गया है कि सर्वोत्तम विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित प्रतिबंध का समर्थन जरूरी है। तो उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे कि मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। वे आमतौर पर राजनीतिक सत्ता का भी संदेह की नज़र से जो है देखा जाता है। अब जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि अभिव्यक्त करना, यानी मेरे मन में जो कुछ चल रहा है उसे हमको व्यक्त करना है, किसी के सामने जो है व्यक्त करना है, तो इसे जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा अहस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा है। इसे मिल ने अपनी पुस्तक में डाला है ऑन लिबर्टी, जिसमें कि सबल तर्क देते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होना चाहिए जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत और भ्रामक लग रहे हो। यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना चाहिए। इसका समर्थन J.S. मिल ने किया है और J.S. मिल ने अपनी पुस्तक के माध्यम से इन बातों को रखा है। पुस्तक का नाम है ऑन लिबर्टी, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है ऑन लिबर्टी। इन्होंने सबल तर्क दिया है, सबल तर्क देते हुए अपना अभिव्यक्त किया है कि जिनका विचार आज की स्थितियों में गलत है और भ्रामक लग रहा है, तो उसे जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है। अब है कि स्वतंत्रता की रक्षा का उपाय क्या है, हम स्वतंत्रता की किस प्रकार से रक्षा कर सकते हैं, क्या उपाय होना चाहिए, इसे जानते हैं। तो सबसे पहला है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। अगर हमें किसी की स्वतंत्रता की रक्षा करना है, किसी की यानी कि सारे लोगों की, तो शासन व्यवस्था जो होना चाहिए वो लोकतांत्रिक होना चाहिए, जैसे कि हमारे भारत में है, जैसे उत्तर कोरिया में और फिर चाइना सब में इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। दूसरा है कि मौलिक अधिकारों का प्रावधान, यानी जो मूल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स जो दिया गया है मनुष्यों को, हम लोगों को, और ये मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स हमें जो है संवैधानिक ये अधिकार है, यानी संविधान ही हमें दिया गया है, तो इसका प्रावधान होना चाहिए। और हर जगह जो है अगर फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान है तो वही जो है स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। तीसरा है कि कानून का शासन होना चाहिए, कानून होना चाहिए, शासन जो हो कानून के तहत हो, ना कि एक राजा महाराजा वाला जो पहले था वैसा नहीं होना चाहिए। कानून होना चाहिए, कानून सर्वोपरि होना चाहिए। जैसे हमारा न्यायपालिका जो है करते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होना चाहिए, यानी जो न्यायपालिका है, यानी जो कोर्ट जो है, ठीक है, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वो स्वतंत्र होना चाहिए। वो किसी के दबाव में, सरकार के दबाव में या किसी अन्य संस्था के दबाव में नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका स्वतंत्र होना चाहिए, और अगर न्यायपालिका अगर स्वतंत्र रहेगा तब लोगों की स्वतंत्रता जो है बनी रहेगी। आगे है शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, शक्ति का विकेंद्रीकरण और शक्ति का केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। केंद्रीकरण का मतलब है कि जैसे हमारा केंद्रीय सरकार, जैसे प्रधानमंत्री है, दिल्ली है, केंद्र है,
और जो स्टेट है, और स्टेट केंद्र ने स्टेट को दिया है पावर, और स्टेट लोकल गवर्नमेंट को दिया है। लोकल गवर्नमेंट जैसे कि अभी मुखिया सरपंच का जो चुनाव होता है, तो वो जो भी अपना अधिकार का प्रयोग करता है तो उसे जो है राज्य से मिला है और राज्य को केंद्र से मिलता है। तो यही है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। तो जो शक्ति होना चाहिए वो विकेंद्रित होना चाहिए, यानी नीचे से लेकर के ऊपर तक सारे लोगों में बटा हुआ होना चाहिए। शक्तिशाली विरोधी दल होना चाहिए, यानी कि जो विपक्ष है, जैसे अभी सरकार चल रही है, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, ये अभी सत्ता में है, तो जो सत्ता में नहीं है वो मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है मनुष्यों की स्वतंत्रता का रक्षा हो सकता है। आर्थिक समानता होना चाहिए, यानी आर्थिक रूप से जो है सारे लोग सामान्य होना चाहिए, यानी समानता होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यही आर्थिक समानता लाने के लिए हर एक जगह जो है लोक कल्याणकारी राज्य को अपनाया गया है। और सरकार जो काम करती है लोक कल्याणकारी के तहत जो है काम करती है, लोक कल्याणकारी के लिए काम करती है। लोक कल्याणकारी का मतलब है कि सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करे, और लोगों का कल्याण तभी होगा जब आर्थिक रूप से समान होंगे। अब थोड़ा मोड़ा 19-20 हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट जो पूरी तरह से जो असमानता होता है कि कोई करोड़ है, करोड़पति है, और कोई जो है किसी के पास में 5 रुपये भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये है तब वो जो करोड़पति है और जो जिसके पास कुछ भी नहीं है तब तो उसका शोषण करेगा ही, तब यहाँ लोक कल्याणकारी राज्य नहीं कहा जा सकता है। और लोगों की स्वतंत्रता का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। आगे है विशेषाधिकार ना होना, यानी किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होना, जैसा कि भारत में किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। जागरूक जनमत, यानी जो जनता है, और जनमत यानी जनता का जो मत है उसे जागरूक होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, सरकार मेरे लिए क्या कर रही है। और जनता को जो वोट देना चाहिए वो विकास के आधार पर देना चाहिए, ना कि विचारधारा और धार्मिक संप्रदाय के आधार पर बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर जिस देश में धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर वोट दिया जाता है, वो देश कभी भी विकास नहीं कर सकता है और वो देश एक दिन पतन की ओर चला जाता है। ठीक है, तो ये है मनुष्यों के स्वतंत्रता की रक्षा का, ये है। धन्यवाद।